अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग की स्पेशल ट्रांसमिशन तख्ते लाहौर इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, हमारे मौजूद मेहमान गिरामी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सईद इलाही साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो हैं मियां नवीद साहब हैं, जो ब्यूरो चीफ लाहौर रंग और न्यू न्यूज़ हैं। उनके साथ जो हैं वो बराज अमान हैं, हमारे मियां गफ्फार अहमद साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ मोहसिन बिलाल जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, न्यू न्यूज़ और लाहौर रंग पर रिपोर्ट करते हैं। तो जनाब, मैं अपने मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और आज के इस टॉपिक पे जो है वो हमें बात करने का मौका मिले। इसके साथ साथ स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं अयाज शुजा साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो जनाब, अब जो है वो लम्हात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं, इस वक्त जो है वो 2:02 हो चुके हैं और इस वक्त जो है हम बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2024 के हवाले से, जिसके बारे में पिछले 1.5 साल से जो है वो चेमगोइयाँ जाती रहीं, अदालतें लगती रहीं और बहुत से जो वाक़यात होते रहे, उसके बाद बहुत से मामलात भी हुए। आज वो दिन आ चुका है कि आज 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात जो हैं वो हो रहे हैं। अब तक 6 घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं। लोग जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पे एक रश लगा हुआ है। अगर हम सियासी कायदीन की बात करें लाहौर के अंदर से, तो ओन चौधरी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बहुत से दिगर जो कायदीन हैं उन्होंने अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। तो जनाब, आज जो टॉपिक है हमारा इंतखाबात का ही है। हम बात करेंगे अभी जो इस वक्त 6 घंटे गुजर चुके हैं। सबसे पहले सईद इलाही साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मैं ये जानना चाहूंगी टर्न आउट क्या रहेगा, कितने % है? देखिए, टर्न आउट पिछले इलेक्शन के मुकाबले में तो कम ही रहेगा और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल सी इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। पार्टीज तैयार नहीं थी, उम्मीदवारों का फैसला नहीं हुआ था और उसके बाद एक इस बड़ी वजह इस ये थी और उसके बाद ये था कि जो 9 मई के बाद पीटीआई में तोड़ फोड़, गिरफ्तारियां, खिलफशार हुआ, उससे उस पार्टी को भी नुकसान पहुंचा, जिससे उनकी भी टर्नओवर कम होगा और कुछ लोग नाउमीदी में वोट नहीं डाल रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो 52% की रेशो थी 2018 में, उससे कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कभी 28% वोट ही पड़ते रहे हैं। सिर्फ एक बार अबव 62% पड़े थे और वो 71 में। तो मेरा ख्याल है इस दफा टर्न आउट कम रहेगा और उसमें ज्यादातर वोट जो डालने वाले लोग हैं वो वही एस्टेब्लिश पार्टीज के ही होंगे और पीटीआई के लोग, चंद जो जियाले हैं या एक्टिविस्ट हैं, वो यकीनन वोट डालेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर मेरा ख्याल ये है कि उनके, क्योंकि उम्मीदवारों के निशानात का इल्म नहीं है, नामालूम किस्म के उनके कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में, और निशानात भी तो बहुत बाद में दिए गए ना, बहुत नाम दिए और फिर उनकी तरतीब भी सारी चेंज कर दी गई और सारे कैंडिडेट्स भी चेंज हुए चंद दिन पहले, तो उससे भी एक नुकसान पहुंचेगा। और चौथा ये है कि जो मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं पीटीआई पे, उसको वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। देखें, 9 मई के बाद को तकरीबन 200 लोग उनके आईपीपी में चले गए। उसके बाद अभी जो यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपनी वफादारियाँ भी तब्दील कर रहे हैं और जो इलेक्टेबल्स थे मुख्तलिफ इलाकों में, उन्होंने आईपीपी के अलावा पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और इस तरह के लोगों को चुन लिया। वो वैसे भी सर आजाद उम्मीदवार तो वैसे किसी न किसी पार्टी की तरफ तो जाते ही है ना। जी हाँ, नहीं, जो इस दफा तो क्योंकि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो भी आज़ाद ही लड़ रहे हैं ना, सबके निशान मुख्तलिफ हैं, तो एक ये भी नुकसान होगा कि इलेक्शन के बाद उन आज़ाद उम्मीदवारों को कैसे होल्ड किया जाएगा, उनकी स्पेशल सीटें किस तरह आएंगी और वो मिलकर फैसला करेंगे या तकसीम होंगे या किसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे, किस सूबे में किसका साथ देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो बज़ाहिर सूरत हाल वो यही है कि जो एस्टेब्लिश पार्टीज हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, वही लीड में रहेंगी। लेकिन उसमें अभी पहले बता रहे थे प्राचा साहब कि जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान के बहुत से हल्कों से उम्मीदवार इकट्ठे किए हैं और उनको खड़ा भी कर दिया। और वो जो आपने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि जी विरासती सियासत नहीं होनी चाहिए, तो जमात इस्लामी में भी ये काम शुरू हो गया है कि वहाँ पे भी विरासती सियासत का आगाज लाहौर से ही हुआ है। एक हल्के में बाप बेटा उम्मीदवार हैं, लेकिन बहरहाल ये हमारे मुल्क का एक रवाज है। अच्छा, मियां साहब कहते हैं अच्छी बात है। मैं गफ्फार साहब की जानी बढ़ूंगी। सर, मुझे बताइएगा कि टर्नआउट अगर कम होता है तो उस सूरत में किस पार्टी को फायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान होगा? देखें जी, बात ये है, मेरा घर है ठोकर पे, वहाँ से मैं निकला, वोट डालने गया। बात हो रही है पीटीआई की। पीटीआई का मुझे कहीं झंडा ही नज़र नहीं आया, कोई बंदा ही नज़र नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन के 3 मरहले हैं। पहला मरहला प्री पोल, फिर इलेक्शन वाले दिन, उसके बाद पोस्ट पोल। प्री पोल जो प्लानिंग इतनी खौफनाक हुई इस मुल्क में, वो आज तक हुई नहीं। राइट फ्रॉम 1971 अब तक वो उस तरह का काम हुआ ही नहीं जो हो रहा है। मैं 4 मेंबर हैं, मेरे घर के 4 वोट हैं, एक मेरा और 3 मेरे बच्चों के। मेरा घर
किसी और हलके में है, मेरी एक बेटी का वोट किसी और हलके में है, उसने रेडिगन रोड के ऊपर वोट डाला जो कि NA 120 बनता है, 130 बनता है, और मैंने 118 में वोट डाला। मुझे ये बताइए कभी ऐसा हुआ कि एक ही फैमिली के वोट 4 वोट वो भी डिस्टर्ब हों और वो भी मुख्तलिफ जगह तकसीम हो? नहीं, बहुत कम, लेकिन इस मरतबा बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब मेरे अजीज़ समनाबाद में उनका कैंट में वोट है, कैंट में नहीं होता, उस इलाके में आप नज़दीक देखें, ये रिंगिंग है, यही तो रिंग और रिंग है क्या? कैसे पता कि आप किसी एक देखिए आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये प्री पोल जो होता है ना, ये इसी किस्म के ये होता है ताकि टर्न आउट कम करने के लिए। आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन के जो इंतजामात हैं इंतखाबात के हवाले से किस हद तक मौसर? इंतहाई नाकस है। सिर्फ एक बात में बिल्कुल इंतहाई नाकस। देखिए मैं 1985 से इलेक्शन कवर करता आ रहा हूँ, 1985 से ना मैंने कोई बल्दियाती इलेक्शन छोड़ा उसको कवर नहीं किया, ना मैंने कोई नेशनल, और जितने भी इलेक्शन है इतनी बद इंतजामी मैंने पहले कभी नहीं देखी, इतना टेरर, इतना खौफ की फिजा 71 तो हमें याद नहीं है, लेकिन इस किस्म की फिजा हमने पहले कभी नहीं देखी जो इस मरतबा है। मैं अपने सवाल पे आऊंगी, टर्न आउट की बात करें, अगर कम होता है तो किस पार्टी को नुकसान होता है और किस पार्टी को फायदा होता है? एक तरफा इलेक्शन है, नून को ही फायदा हुआ और किसको फायदा होना। लेकिन बात जो करे बंदा क्लैरिटी के साथ, ये नहीं कि जो इश्तिहारी मुहिम चली थी आप उसी के साथ हैं, यानी वज़ीर आज़म उनके आ रहे हैं। देखें इस मुल्क की बदकिस्मती आप देखें कि 40 साल से जो पार्टियां हैं वो भी बैसाखियां ढूंढ रही हैं, फिर कौन सी जमहूरियत और किस हर सियासी जमात की बात कर रहे हैं? मियां साहब अगर ज्यादा होता है तो किसको फायदा होगा? ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन मैंने तो पहले कह दिया कि लाहौर से नून लीग नेशन की सारी सीटें, कोई एक आधी शायद, वो भी मुझे नहीं अब लगता है। अभी जो सूरत हाल है, कौमी की तमाम सीटें लाहौर से जो है नून लीग जीतेगी, और PP की जो नीचे है, ज़ाहिर है अगर नेशन की जीती तो अक्सरियत वो भी नीचे जीतेगी, तो दूसरी राय कोई नहीं है। ये तो बिल्कुल नून लीग का इलेक्शन है, और वो कैंपेन भी उन्होंने मुकम्मल की है, भरपूर तरीके से की है, और उनका ये भी बात है कि उनका वोटर भी है लाहौर में। लाहौर में ये नहीं हो सकता कि आप देख लें कि कितने पिछले जितने भी इलेक्शन है उसमें लाहौर से कोई इतनी इनकी पोजीशन ख़राब नहीं रही नून लीग की, वो हमेशा इलेक्शन जीते रहे हैं। उनका वोटर में भी जब बहुत दबाव था और यही हरबे नून के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, जॉब हो रहे हैं, तो उस वक्त भी 3 सीटें PTI के पास थी और बाकी सारी PMLN के पास थी। तो आपको नहीं लगता 2018 में भी वही स्क्रिप्ट था, 2024 में भी वही स्क्रिप्ट है, उसी गाड़ी पे सवार होकर सारे आ रहे हैं, तो स्क्रिप्ट को चेंज करने की जरूरत थी? चेंज करने की जरूरत, अब जो ये सिस्टम है ना, सिस्टम चेंज करने की जरूरत तो है, लेकिन देखें कल कोई किसी को लाया जा रहा था, अब कोई, तो ये तो सिस्टम चल रहा था पाकिस्तान में, पहले भी ऐसे चलता है, तो इस सिस्टम के साथ ही चलना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिस्टम भी बेहतर होगा। मौसम बिलाल की जानिब बढ़ूंगी। आप टर्न आउट के बारे में बात हम कर रहे हैं, ज्यादा होता है तो किसको फायदा होता है, कम होता है तो किसको फायदा होता है, और नुकसान किसको होता है? देखें ज़्यादा हो या कम हो, डेफिनेटली इसका फ़ायदा तो नून लीग को होना है। थोड़ी सी आपको भी लग रहा है कि थोड़ी सी मैं ऐड ये करूँगा कि मियाँ साहब ने कहा कि क्लीन स्वीप लाहौर में, तो लेकिन 2-3 ऐसे हलके हैं जहाँ पर टर्न आउट अच्छा हुआ, तो उसमें PTI सीट्स वगैरह निकाल सकती है, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ NA 129 उस हलके को मियाँ अज़हर को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। मियाँ नुमान जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर साहब जानते होंगे, वो अपनी कंपेन कर रहे थे NA 128 में। अच्छा। और यहाँ पर उनके बाकायदा जो बैनर्स वगैरह हैं, फ्लैक्सीज वगैरह हैं, वो भी लग चुकी थी और अभी तक लगी हुई हैं, कई इलाकों में अभी तक उनकी फ्लैक्सीज लगी हुई हैं। कोई भी नहीं है वहाँ पे। किन के? मियां अज़हर के कैंप में कल भी रिपोर्टिंग हुई है, कोई भी नहीं है वहाँ सर। वहाँ पे फैक्टर, आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर वो सीट पे मुकाबला सख्त है मियां नुमान, वो, लेकिन उसका फैक्टर ये है ना कि देखें मियां असलम है उस हल्के में PP में नीचे, और खुद हमाद अज़हर भी हैं। उन्हें अगर 14 में से कोई एक आधी सीट PTI ले भी जाती तो फिर भी क्लीन स्वीप है कि नहीं? 14 में से 2 या 1 करना इतना आसान नहीं है ना। एक बात आपको करेक्ट कर दूं, जी जी, जिस हल्के की आप बात कर रहे हैं वो वहाँ मेयर इशफाक साहब का हल्का था, बिल्कुल, तो वो पिछली 4 दफा कामयाब हुए हैं, तो इसका मतलब वो हल्का नून लीग की मेजोरिटी पर मुश्तमिल है, क्योंकि अब लास्ट टाइम भी वहाँ पे MNA और MP तीनों PMLN के थे, तो अगर आप तब्दील करेंगे कैंडिडेट और वो सारे उसको सपोर्ट करेंगे तो वो लीडिंग पोजीशन नहीं, लेकिन वो समनाबाद वाला एरिया या जो जिसमें मियां असलम इकबाल है। मुझे बताएं गफार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई, मोबाइल सर्विस जो है बंद कर दी गई, ये कह के कि जो है वो किसी न किस्म की जो है वो नागानी सूरत हाल जो है ना हो जाए, ना गुज़ीर है इस तरह के मौके। पशीन में धमाका हुआ है पाकिस्तान में, इधर क्यों, मगर भी इधर क्यों कर दिया गया? देखें वो एक वकील साहब ने पूछा अपने क्लाइंट से
कि ये बताओ को जज साहब से बात हो गई, जो मैंने कहा था उधर हुआ है उनके घर? वो कहता जी हुआ है। उनके रीडर से ही बात हो गई जैसे मैंने कहा था? कहते जी हो गई। अच्छा, बाकी भी सब लोगों को जिससे मैंने कहा था बात हो गई? कहते लो फिर सुबह मुझे बहस करते देखना। जब हर चीज़ पहले से ही प्लान है तो हम कौन सी बात कर रहे हैं और किस गलत फहमी? यानी कि आपको ये लगता है कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग इज सेटल्ड, हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं जो तीनों कह रहे एवरीथिंग हैं। इज सेटल्ड और उसी के मुताबिक होना है। एक आध अक्ष कोई के लिए एक आध सीट किसी और को मिल जाएगी, एक आध अलीम खान ले जाएगा, बाकी मोहसिन बिलाल साहब इसमें ऐड करना चाह रहे हैं जी। अब ये टर्न आउट कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, किसकी कितनी सीटें होंगी, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ की अभी जब वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने मीडिया से टॉक की है, उन्होंने फिर वो 2013 वाला अपना मुतालबा दोहरा दिया। मियां साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो उन्होंने अपनी एक विक्ट्री स्पीच की थी कि मुझे जो है वो 2/3 चाहिए। तो अब भी उन्होंने ये कहा है कि मखलूत हुकूमत नहीं बल्कि एक जमात को मैंडेट मिलना चाहिए। तो अब जो है वो मामला एक जमात को कितना मैंडेट मिलता है, अब मेरे ख्याल में डिबेट वो होनी चाहिए जो होना था। इंटरनेट सर्विस बंद हुई, मोबाइल सिम बंद हो गई, सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे, लोग निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। अब देखना ये है कि मियां साहब का ये जो मुतालबा है सिंगल मेजॉरिटी वाला वो किस हद तक और वो कैसे मंसूबा साज उसको पाया तक वो कभी भी नहीं होगा। देखें कोई भी अपने हाथ ताकतवर अपने हाथ काट के अच्छा, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को सादा अक्सरियत मिलेगी? क्योंकि कुछ दिन कबल जो है वो शहबाज शरीफ साहब, लेट मी क्लियर फर्स्ट, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो मैं पीएम हूंगा। क्या लगता है सादा अक्सरियत मिलेगी? देखें सादा अक्सरियत तो नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि पिछले जो तजर्बे थे ना 97 और 99 में सादा अक्सरियत के जो उसके जो रिज़ल्ट थे वो रिज़ल्ट जो है ना फिर दोबारा सामने आएंगे। हर कोई डरता है सादा अक्सरियत वाली बात तो आप भूल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अशकशोई हो जाएगी। तो फिर तो ताकत का सरचश्मा कोई और ही रहेगा, बस तो फिर वैसे सिस्टम चलता रहेगा, वैसे ही चलेगा। अभी तो मियां साहब ये मरियम नवाज की भी कुर्बानी दे रहे हैं पंजाब में या नहीं? अच्छा, बिलावल भुट्टो ने भी तो कहा था ना कि सब आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर जो है हम हुकूमत में आ जाएंगे, तो ये कहीं ये तो नहीं होगा कि नवाज शरीफ को बुलाकर जो है वो हाथ हो गया? देखिए मेरा ख्याल है कि आप जो नवाज शरीफ साहब हैं जी जी इस वक्त जो वापस आए हैं और कैंपेन लॉन्च की है और जो रिस्पांस है और जो एवेल्यूएशंस हैं मुख्तलिफ जो क्राइन हैं वो यही बताते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब ही बनाएंगे। देखिए उसमें इख्तलाफ राय हो सकता है, जैसे गफ़ार साहब ने कहा कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी तो मेजॉरिटी होगी, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि जिनकी बात मेरे दोस्त ने की है, मनसूबा साज या कारसाज जो भी हैं, उन्हें भी नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में अब अगले 5 साल के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जिसके अहदाफ जो हैं वो मईशत है, अमन व अमान है और बेरोज़गारी है। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत स्टेबल होगी, वन पार्टी गवर्नमेंट होगी, जैसे आज नवाज शरीफ साहब ने, आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। देखिए आप पिछले 1 साल गुजरा, उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट में उसको भी 4-5 साल लग जाते हैं। नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट में 1 साल हमें समझ नहीं आ रहा था कि सुबह क्या हो रहा है शाम को क्या हो रहा है, ऐसे ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाएगी, और जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी कि क्योंकि पीटीआई का जैसे गफ़ार साहब ने बताया कि उनका तकरीबन वजूद इंतशार का और इंतकाम का शिकार हो चुका है, तो इसलिए PMLN को मेरा अपना ख्याल है कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करेगी और मौलाना फजलुर रहमान भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सब समझते हैं कि एक मुल्की एजेंडा चाहिए मुल्क को चलाने के लिए और जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरा ख्याल है कि 5 साल गवर्नमेंट रहेगी और मुल्क में बेहतरी के इम्कानात रोशन होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो मियां साहबान के साथ नहीं चल सकते। नहीं, देखिए पहले कहने में आप ये देखें कि तमाम सियासी पार्टी मिलकर बैठ भी तो नहीं रही, सियासी पार्टियां मिलकर बैठ भी तो नहीं दौरे किए उन्होंने गैर मुल्की, अभी भी जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी विद इन फ्यू डेज वो मेज पे बैठ जाएंगे, उनके वालिद साहब जो हैं उनकी बात मानी जाएगी। देखें जी असूलों की जंग तो है नहीं, ये तो मुफादात की उनके जो असूल हैं वो यही हैं, तो मेरा ख्याल में शामिल हो जाएंगे साथ साथ। बिल्कुल जी। अभी हमें ज्वाइन किया अयाज शुजा साहब ने, जो कि सीनियर तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।
राब्ता जो है वो बहाल करने की कोशिश करते हैं और आपसे बात करने का जो है दोबारा, आपको लगता है कि सियासी पार्टियां मिलकर बैठेंगी इन फ्यूचर? देखिए, ये तो तजर्बा हो गया ना कि जो 1.5 साल गवर्नमेंट चली है पीडीएम की, उसमें सिवाय पीटीआई के तकरीबन सब पार्टी शामिल थी। बिल्कुल ऐसे नेशनलिस्ट भी थे, उसमें सूबाई पार्टीज भी थी, तो एक तजर्बा हो चुका है। लेकिन बानी पीटीआई तो कहते हैं कि मैंने किसी के साथ नहीं बैठना चाहता। उनकी तो बात नहीं हो रही, मेरा ख्याल है वो तो उसमें है ही नहीं, वो तो खुद जेल में है, पार्टी उनकी घूमती फिर रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी वो उसका हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात है कि बानी पीटीआई खुद आज तक ये कह रहे हैं कि ये सब चोर हैं, वो मीर जाफर हैं, वो मीर सादिक हैं, अदलिया को गालियाँ निकाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ना तो वो बैठने को तैयार है, ना उनको कोई बिठाने को तैयार है। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो माइनस इमरान खान साहब होगी और उसमें तकरीबन 12-13 पार्टी शामिल हो जाएंगी, क्योंकि यही एक हल है मुल्क को मसाइल से निकालने का। आपने बात की मईशत की, उससे पहले हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी जो है तब आती है जब आपकी मईशत जो है वो सस्टेन होती है। आपको लगता है रोटी, कपड़ा और मकान का जो वादा किया गया, जो दावे किए गए हैं, वो पूरे किए जाएंगे? थोड़ा सा करेक्ट कर लें, पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, फिर इकोनॉमी होती है। ठीक है, इकोनॉमी पहले नहीं आती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आ जाएगी और लोग मुत्तफिक हो जाएंगे कि हाँ हमने ये हुक्मरानी करनी है और 5 साल तो उनको मौका मिलेगा, उनकी पॉलिसीज, मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि पीएमएलएन के पास जो टीम है वो तजर्बाकार टीम है। ठीक है, गुज़श्ता 30-40 साल में कई बार जब हुकूमत मिली है तो इकोनॉमी को उन्होंने बेहतर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, पावर जनरेशन की है, गैर मुल्की जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बेहतर किए हैं, जो इमरान खान साहब खराब कर गए थे मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के साथ। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो इकोनॉमी भी चलना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो बाकी मसाइल हैं मुल्क के वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल होते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स इस वक्त शामिल भी हैं और जामिन भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, अगर आप चाहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जी तो सारे उद्योगों के मुद्दत 3 की बजाय 5 साल कर दें, सारे एक 3 की बजाय 5 साल कर दें तो फिर खत्म हो जाएगी। स्टेबिलिटी वाली जो है ना, समंदर को कुएं में बंद, वो फिर स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और सिस्टम भी चल पड़ेगा। अब ये मुमकिन नहीं है मेरे पास ताकत है मैं 3 साल के लिए आऊँ और आप कमजोर हैं आप 5 साल के लिए आए। मैं समझता हूँ कि असेंबली के पहले इजलास में मुद्दत जो है ना वो 5 साल करते हैं, बहुत से मामला सीधे हो जाए। दोनों मियां नवाज शरीफ, एक अपडेट है मैं आपको बताता हूँ, NA 127 की मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर जो है वो पहुँच गए हैं। उन्होंने तारड़ का हाथ खड़ा करके वहाँ पे विक्ट्री का निशान बनाया है। NA 127 की बात तदबार हो चुकी है और यहाँ पर यही लग रहा था कि शायद जो है वो तारड़ को उस तरह जमात की जानिब से सपोर्ट नहीं है, लेकिन आज वो पहले उन्होंने अपने इस हलके में जो है वो ओन चौधरी के हलके में उन्होंने जो है वो वोट कास्ट किया। अब NA 127 में तारड़ के साथ वहाँ पर उन्होंने बकायदा तौर पर विक्ट्री का निशान बनाया। जबरदस्त, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है। अयाज शुजा साहब की जानिब बढ़ते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम। सर, हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो ताल्लुकात ख़राब किए थे, नवाज शरीफ अगर आते हैं तो वो ताल्लुकात बेहतर करेंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए 2013 की जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसमें तो हम ये राग सुनते रहे कि इन्होंने कुछ ऐसे वतन के सीक्रेट्स जो हैं वो आउट कर दिए हैं। इस तरह के इनके खिलाफ एक बयानिया पूरा बनाया गया था जो कि मैं समझता हूँ गलत था। जो भी सियासी लीडर होता है वो कभी भी इस तरह की गैर जिम्मेदारी का इस जगह पे पहुंच के मुजाहरा नहीं कर सकता। लेकिन वो क्या कहते हैं कि दुल्हन वो जो पिया मन भाई, उस वक्त नवाज शरीफ जो थे वो उनको नहीं भा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने इमरान खान को 2018 में सपोर्ट किया और उस वक्त जितना प्रोपेगेंडा किया जा सकता था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उस वक्त किया गया और हमें भी ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई मीडिया को कि उनके होते हुए कौमी सलामती को खतरा है। आज वही इल्जामात जो हैं वो पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई पे आयद किए जा रहे हैं कि उन्होंने फलां से तल्लुकात खराब किए, फलां से तल्लुकात खराब किए, फलां से तल्लुकात खराब किए। तो ये जो टेबल जो चेयर्स हैं ना, ये टेबल के राउंड टर्न होती रहती हैं। वो फिर मैंने जो फिक्र आपको बोला कि दुल्हन वो जो पिया मन भाई, उस वक्त पाकिस्तान की सलामती खतरे में थी मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से। जब उनको 2017 में उनको हटाया गया, उससे पहले डाउन लीग्स पे जितनी चीजें हमारे सामने लाई गई और मीडिया पे चलवाई भी गई नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, आज वैसे ही कमोबेश चीजें जो है वो इमरान खान के खिलाफ साइफर पे और दीगर मामलात पे चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं ये इदारे होते हैं। और दूसरी बात, मेरा ये भी यकीन है क्योंकि जब मैंने पीपल्स पार्टी को बड़ी बदतरीन आमरीत का सामना करते देखा भुट्टो की फांसी के बाद,
कि जमातें जो है इस तरह खत्म नहीं होती, ना ये पीपल्स पार्टी को खत्म कर सके। पीपल्स पार्टी खत्म हुई अपनी वजह से और सिंध तक महदूद हुई कि वो डिलीवर नहीं कर सके। उनको 2 मार्शल्ला जो थे वो उस रास्ते से नहीं हटा सके। इसी तरह नून लीग को भी ये जो इन्होंने मार्शल्ला जो मुशर्रफ का फेस किया, ये इसको खत्म नहीं कर सका। और मैं आपको दावे से कहता हूँ पीटीआई को भी खत्म नहीं किया जा सकेगा, चाहे यहाँ पे जितने मर्जी आप दावे कर लें कि जी 9 मई को ये हो गया वो हो गया। पीटीआई को उस वक्त खत्म किया जाएगा जब वो इक़्तिदार में आके डिलीवर नहीं कर सकेंगे, उसको अवाम खत्म करेंगे। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपनी पसंद की दुल्हन को स्टेज पे बिठा दें कि 2018 में आपकी पसंद की दुल्हन कोई और थी, 2024 में आपकी पसंद की दुल्हन कोई और है, लेकिन इसे आप अवाम के दिलों से खत्म नहीं कर सकेंगे। सियासी जमातें इस तरह खत्म नहीं होती और ना ही ये खत्म होंगी। और ये जो बयान किया जा रहा है, इस तरह फिर तोशा खाना के केस भी है, लेकिन जब हम तोशा खाना का इतने शद्दोमत से सुबह भी बात हो रही थी तो देखें तो तोशा खाना से तो तकरीबन तमाम लोग फैजियाब हुए हैं। इसी तरह साइफर की बात हो रही है, इसी तरह इद्दत केस की बात हो रही है, जिसमें बहुत सारे हमारे ऐसे लोग, यहाँ पे मियां गफार साहब मेरे उस्ताद हैं, ये बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ लें कि इद्दत केस में जो इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा हुई है, क्या इस तरह के केसेस कभी अदालतों में आए थे? क्या सियासत में हम इस हद तक गए थे? मैं समझता हूं जिस तरह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुशर्रफ ने अपना मुल्क की सलामती को खतरे में डालने का और गद्दारी का केस बनाया, और उसके बाद वो केसेस कहां पे गए? इसी तरह उनके खिलाफ जो पिछली जो हाइब्रिड रिजीम थी उसने केसेस बनाए, वो केसेस कहां गए? इसी तरह मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो बानी पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं, वक्त गुजरने दें, जब ये रिजीम चेंज होगी, जब ये मौसम चेंज होगा, इन केसेस का भी आप देखेंगे इसी तरह। एक तासुर पाया जाता है कि जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आते हैं, इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं या इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, वो तब औरतों की जो इज्जतें हैं उनको नलाम करते हैं, तार करते हैं। पहले जो है वो बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो निशाने पर रहीं, अब जो है ये बुशरा बीबी हैं। क्या समझते हैं? देखें, मैं मीनार पाकिस्तान का जलसा कवर कर रहा था जब मियां साहब वापस आए थे, तो उन्होंने उसी वक्त एक बड़ा सख्त फिक्रा बोला था, और इस मुल्क का एक सबसे बड़ा चैनल जो उनकी बड़ी इस वक्त बड़ी हमायत कर रहा है, उन्होंने भी इसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था कि हमारी औरतें जलसों में नाचती नहीं हैं। देखिए, बात यह है कि पीटीआई की या पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव जमातें हैं। अगर उनकी औरतें जलसों में एक खास अंदाज से उन जलसों को एंजॉय करती हैं या उन जलसों में पार्टिसिपेट करती हैं, तो हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम उन खवातीन को इस तरह तनकीद का निशाना बनाएं कि हमारी खवातीन जलसों में नाचती नहीं है। ये नाचना नहीं होता, ये सेलिब्रेट करना होता है, अपने लीडर के आने पर होता है, उसका इस्तेमाल होता है। और इस तरह ही ये भी उनके, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमले का भी तमगा नून लीग के पास है और मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, इस तरह ये तमगा भी नून लीग के पास ही है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो के खिलाफ जितनी भी किरदार कशी की मुहिम चली थी, उन्हीं के दौरे हुकूमत में या उन्हीं के उस पे चली थी, तो ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बानी चेयरमैन पीटीआई की जो अहलिया हैं, उनको जो तोशा खाना में और इद्दत केस में सजा दी गई है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इस तरह के मामलात हमने इससे पहले सियासत में नहीं देखे थे। इस तरह के मामलात हम पहले सियासत में नहीं देखते थे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की या नुसरत भुट्टो साहिबा की बात करें, तो वो सियासी मैदान में मौजूद थी, वो सियासी खवातीन थी। जहां तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, मैं उनसे नजरियात से इख्तलाफ करूं, इमरान खान के या पीटीआई के, लेकिन बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको इस तरह में लाकर इस मामले पर खड़ा किया गया। आप भी एक खातून हैं, मेरे घर में भी खवातीन हैं, और इस चीज को बहुत सख्त उन खवातीन ने उस पर ऊपर उनका रिएक्शन आया है। जिस तरह के सवालात अदालत में किए गए, जिस तरह की अदालत में जिरा की गई, उस पर जो ऐसी खवातीन जो घरों में बैठी हैं, वो खुद को इंतहाई गैर महसूस कर रही हैं, और ये वो महसूस कर रही हैं कि आपने एक सियासी लीडर को, यानी कि उसके खिलाफ जो भी आप करना चाहते थे, लेकिन आपने इस मुल्क की 51% आबादी को गैर महफूज कर दिया है। और हमारा मुल्क इस मामले में, खवातीन के हकूक के मामले में, दुनिया में कोई बहुत अच्छे ममालिक की लिस्ट में नहीं आता। हम उन चंद ऐसे ममालिक में आते हैं जो नीचे से टॉप कर रहे हैं, और उस पर आपने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि आइंदा ये अदालतों में मामलात अब आएंगे, इस केस को मिसाल बनाकर सामने पेश किया जाएगा। और मैं नहीं ये कह रहा, मैंने बहुत सीनियर सहाफियों को, मैंने नजम सेठी साहब को सुना है, मैंने मालिक साहब को सुना है, मैंने बहुत सारे, मैं अब नाम लेता जाऊंगा, बहुत सारे लोग जिन्होंने इसको कंडेम किया है। नजम सेठी साहब इमरान खान के नजरियात के शदीद मुखालिफ हैं, सब किसी से ढका छुपा नहीं है। मालिक साहब भी तनकीद करते हैं, लेकिन इस केस को सबने तनकीद का निशाना बनाया। और नजम सेठी साहब का तो ये कहना था कि ये बाउंस बैक कर गया है,
यानी कि आप उस जो उनका मजहबी टच वो देते थे जलसों में, जो वो मजहब का अपनी तकरीरों में हवाला देते थे। अयाज साहब यहीं से डिस्कशन का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस माशरे के अंदर जो है, जिस मुल्क के अंदर जो है औरतों की इज्जतें नहीं की जाती, औरतों की इज्जतें जो है तार तार की जाती हैं, ख्याल नहीं रखा जाता, वो जो है वो तरक्की नहीं कर पाते। अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब अभी वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से सिलसिला जो है वो डिस्कशन का आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी, आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी तख्ते लाहौर की, तो तख्ते लाहौर किसका होगा, मरियम नवाज का या फिर अलीम खान का? क्योंकि अलीम खान ने जो है वो उसी के जो है वो पार्टी के उसी के लिए जो है वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी ये चाहती थी कि अलीम खान जो है वज़ीर आला बने। अभी क्या कुछ चांसेस बन सकते हैं? देखिए, तख्ते लाहौर तो PMLN का था। उससे पहले मैं अपने गेस्ट जो हैं वो हमारे आए, उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। अरशद चौधरी साहब हैं, सीनियर तर्जमाकार हैं, जो कि हमारे साथ अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। देखिए, तख्ते लाहौर तो PMLN का था, अभी भी है, और यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था कि लाहौर में 99% सीट्स जो है PMLN ले जाएगी, और जो अलीम खान साहब जीत रहे हैं वो भी PMLN के वोटों की वजह से ही जीत रहे हैं। अच्छा, जो हल्का 117 जिसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनका हल्का नहीं है, वो हल्का बिल्कुल नया है, और वहाँ पे गुज़श्ता 4 इंतखाबात में मलिक रियाज साहब जीते रहे हैं, जो PMLN के कैंडिडेट हैं, और वो हमेशा भारी अक्सरियत से कामयाब होते रहे। इस वक्त भी जो अलीम खान साहब हैं, उनकी वहाँ पे जो जीत है उसकी मरहून मिन्नत PMLN की है, तो इसलिए वो कोई अलग फैसला नहीं कर सकते जब तक जो आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं। अब वो देखना पड़ेगा कितनी तादाद में आ रहे हैं, कि वो उनको ज्वाइन करते हैं या वो PMLN के कैंप में आते हैं या कहाँ जाते हैं। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि जो पूरा कंट्रोल है इलेक्शन का, उनके नताइज का और अक्सरियत का, वो PMLN के पास है। बिल्कुल। अब अरशद चौधरी साहब से आपकी राय आ गई। अरशद चौधरी साहब से जानना चाहूँगी, तख्ते लाहौर आपको क्या लगता है किस पार्टी की झोली में जाएगा? देखें, लाहौर या पंजाब जो है ये तो PMLN का है, और PMLN जो है उनके पास पंजाब भी जाएगा, लाहौर तो बिलखसूस जाएगा ही जाएगा। 14 सीटें हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो अता तारड़ और बिलावल के हल्के की बात हो रही थी, वो भी थोड़ा सा वीक लग रहा था। लेकिन जो मेरी मालूमात है वो शायद बिलावल साहब तीसरे नंबर पे आएंगे वहाँ पे, क्योंकि अता तारड़ एक स्ट्रीट स्मार्ट सीजनड पॉलिटिशियन है। बिल्कुल, उसका हल्के के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। बिलावल साहब अगर कोई 2 साल पहले काम शुरू कर देते और पैसे भी बांटते, उसके अलावा लोगों से इंटरेक्शन करते, तो फिर शायद उनका इम्कान था। लेकिन ये कि वो हल्का जो है वो भी PMLN आराम से ले जाएगी। तो आप देखें, अगर ओन चौधरी को मियां नवाज शरीफ खुद जाके वोट डाल रहे हैं, तो ये पूरा लाहौर जो है वो आपको ओन चौधरी समेत और उसके अलावा बाकी जो सारे लोग हैं वो जीते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। और बिलखसूस पंजाब के अंदर मुझे कम से कम कोई 110 के करीब सीटें जो है वो इनकी आउट ऑफ 142 वो नज़र आ रही हैं। अब ये कि इंशाल्लाह शाम को हम देखेंगे कि जो है वो पंजाब किस तरफ जाता है। बाकी वैसे सादा अक्सरियत आराम से पंजाब असम्बली में PMLN की आ जाएगी। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आज़ाद की भी ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको किसी अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो एडिशनल सीट्स होगी। बिल्कुल जी। मैं गफ्फार साहब की जानिब बढ़ूंगी। मैं जानना चाहूँगी, नेशनल असम्बली की सीट अगर नवाज शरीफ साहब हार जाते हैं तो वो किसको नॉमिनेट करेंगे? नहीं, नवाज शरीफ साहब जीत रहे हैं, ये सीट हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। देखें, वो तो कौमी असम्बली में जाएंगे। और बाकी ये जो मैंने पहले आपसे कहा कि किसी को भी बहुत खुल के खेलने की इजाज़त नहीं होगी, सब अपनी अपनी डोमेन में रहेंगे और एक हंग सी पार्लियामेंट बनेगी। और जो इलेक्शन कमिश्नर ने पहले जो कह दिया, एक बात वो बड़ी सिग्निफिकेंट है कि आज़ाद अरकान मिलकर भी अपना कायद मुंतखब कर सकते हैं। तो बिटवीन द लाइन आप देखें तो कुछ भी हो सकता है। अभी मुज़ाकरात जारी हैं। सवाल ये है कि हम जो गेम देखते हैं, पहले बहुत अरसे बाद तब्दीली आती थी, पता चलता था फलां गद्दार है, फलां गद्दार है। अब बड़ी तेज़ी से गद्दार बदल रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, लोग सवाल कर रहे हैं कि ये बताएं जी अगला गद्दार कौन होगा। हमने आगे आइंदा किसको गद्दार कहना है। अवाम को इतना शऊर आ चुका है। और अब हम कहें ना कि अवाम बिल्कुल एक वो भेड़ चाल जिसे कहते हैं, हम चूलिस्तान में देखते हैं कि 400 गाय का एक रेवड़ है, तो अगली गाय के वो गले में घंटी है तो सारी उसके पीछे चल रही। अब वो भेड़ चाल वाली नहीं रही बात। मैं इलेक्शन की कैंपेन कवर करके आ रहा हूँ, लोग ऐसे ऐसे सवाल करते आज से पहले नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसे ही शऊर आ गया ना। ऐसी ऐसी बात करते हैं कि आज से पहले नहीं करते थे। लोगों ने ये कहा अपने मेंबर को, अपने उम्मीदवार को कि यहाँ हमें कुरान पे हलफ दे कि हमने वोट तुम्हें दिया, फलां को दिया, हमारा वोट बेचेगा नहीं।
देखें ये शऊर का लेवल है इस कौम का। अगर हम ये कहें ना, पहले तो हर आदमी उठता था ना तो वो कौम के गले में सारा बांध के कौम पे डाल के, कौम को शऊर नहीं है। जो कौम इस मरतबा शऊर का मुजाहरा कर रही है, वन कॉन्ट इवन इमेजिन। दरिया के किनारे पे आप बैठे हैं लाहौर में, मैं पाकिस्तान के सेंटर में बैठा हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान कवर करता हूँ, हमारे पास नेटवर्क है। आप लाहौर में बैठ के पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते। इतना शऊर आ चुका है कि दरिया के किनारे में बैठा हुआ बंदा भी जाए वो भी कहता है कि जनाब मेरा वोट शऊर की बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन अगर सियासी हवाले से बात की जाए, जिस तरह के जितने भी सियासी कायदीन होते हैं उनके एक सियासी बयानात होते हैं, उसी तरह जो है जितने भी वोटर हैं, सपोर्टर, उनके भी सियासी बयानात होते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ हो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखें मेरी बात सुने, पहले ये होता था नारी गली की सियासत। एक नई जो डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लोग आइडिया के पीछे चल पड़े हैं, नारी गली की सियासत से बाहर निकल रहे हैं। वरना ये होता था जी हमारे बेटे के लिए नौकरी दे दो, फलां दे दो, ये कर दो, ये गली पक्की करवा दो। लोग इसे बाहर निकल रहे हैं, लोग बदल चुके हैं, लेकिन सियासतदान अभी भी वो पुराने दौर में चल रहे हैं, उन्होंने खुद को तब्दील नहीं किया। देखिए आप देखें ना, आज मियाँ साहब 20 साल बाद मोटरवे की बात कर रहे हैं। मोटरवे तो वो तो कंसेप्ट ही बदल गया है। की बात की नफरत और इंतशार की सियासत जो है वो कब खत्म होगी, क्या लगता है? वो भी आपके वही चल रहा है, देख लें आपके सामने है। तो मैं नहीं समझता कि अवाम बदलेगी उसके बाद कुछ चीज़ बदलेगी, उससे पहले कोई तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही। मोहसिन साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इसमें चूँकि मियाँ साहब जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से एक अथॉरिटी भी समझे जाते हैं, हमारे सीनियर हैं। आपने तख्ते लाहौर की बात की, तो 2018 में आप ये देखें कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे, कौमी असम्बली का हल्का जीत के थे, सूबाई हार गए थे। चौधरी निसार सूबाई जीत के थे, कौमी हार गए थे। हमजा शहबाज कौमी पे भी हैं, सूबाई पे भी हैं। शहबाज शरीफ कौमी पे भी हैं, सूबाई पे भी हैं। अलीम खान साहब कौमी पे भी हैं, सूबाई पे भी हैं। मरियम नवाज साहबा भी कौमी पे हैं, सूबाई पे भी हैं। तो लिहाजा ये कुछ भी बड़ा अपसेट भी हो सकता है और एडवेंचर भी हो सकता है। जहाँ तक पॉलिटिकल शऊर की बात है या चीज़ों की बात है, सईद इलाही साहब हैं, अपने शोबे में ये एक अथॉरिटी हैं। तो अवामी शोर यानी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, राइट मैन फॉर दी राइट जॉब। जब तक ये नहीं होगा, चाहे कौम या वोटर सवाल करती रहे, यानी वोटर ये नहीं सोचता, वोटर देखता है शख्सियत कि मेरा लीडर कौन है। वो लीडर नीचे को कब्ज़ा माफिया को ले आए, वो लीडर कोई गली का गुंडा ले आए, वोटर ने कहना है जी मेरे लीडर ने हुक्म दिया है। तो सवाल पूछते हैं, लेकिन वो अपने लीडर के कंसेप्ट को देखते हुए, उसके आइडिया को देखते हुए। और जहाँ तक ये बात है जी कि तब्दीली का नारा, चीज़ों का नारा, तो फ़िलहाल ये तीसरी नस्ल है, चाहे वो पीटीआई तो बात की बात होगी ना कि जो उनसे भी हुकूमत आती है उसकी पॉलिसी क्या होगी, ये अहदाफ क्या होंगे। हाँ जी, ये तो फिर बाद में बात होगी ना कि जब 6 बजे के बाद इलेक्शंस के गैर हतमी गैर सरकारी, लेकिन इसमें देखें ना बज़ाहिर तो कबीना या अगर पंजाब कबीना या उस तरह के सईद इलाही साहब जैसे, मैं इन्हें तंज नहीं कर रहा, लेकिन जब हम इन्हें फील्ड में बतौर रिपोर्टर काम करते हुए देखते थे या अपना इनका जो शोबा है, तो अगर इस तरह के सियासतदान या पॉलिटिक्स जिनके दामन पे दाग नहीं है करप्शन का, खिदमत का दाग हो सकता है कि अवाम की खिदमत में इन्हें। मौसी साहब आपसे दोबारा कंटिन्यू करूंगी, मैं अयाज शुजा साहब की जानिब जाना चाहूंगी। अयाज शुजा साहब क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी। अच्छा अयाज साहब बताइएगा, वजारत उज़्मा जो है उसका नवाज शरीफ के अलावा कोई और कैंडिडेट हो सकता है? कोई ऑप्शन है नवाज शरीफ के अलावा? जी उनके घर में ही कैंडिडेट मौजूद है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और शहबाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 16 माह में भी बहुत पसंद किया, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत पसंद किया। चाहे उनकी कारकर्दगी के हवाले से बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे और नून लीग के वोटर को भी बहुत सेटबैक लगा उस 16 माह की पीडीएम की हुकूमत जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब थे। तो नवाज शरीफ साहब के साथ साथ उनके अपने ही घर में शहबाज शरीफ साहब भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, चाहे वो जितनी बार मर्जी कहें कि उनका लीडर नवाज शरीफ है। जो ताकतवर हल्के हैं वो उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनके साथ उनके तल्लुकात शुरू दिन से ही अच्छे हैं। मैं आपको परवेज़ मुशर्रफ के एक इंटरव्यू का हवाला दूं कि परवेज़ मुशर्रफ ने भी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की थी जब उनके नवाज शरीफ के साथ तल्लुकात खराब हो गए थे। तो शहबाज शरीफ साहब के एस्टेब्लिशमेंट से शुरू से ही तल्लुकात अच्छे रहे हैं। तो वज़ारत उज़्मा के लिए दूसरे उम्मीदवार खुद मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहबा नहीं है। अयाज साहब अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो ग्रुप हैं उनको नून लीग ने टिकट तो दिया नहीं है, तो क्या मरियम नवाज नहीं हो सकती?
सवाल दोबारा दोहराएं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं और हमजा शहबाज जो ग्रुप है, उनको नून लीग की जो टिकट है वो तो दी नहीं गई, तो क्या मरियम नवाज जो है उनको कैंडिडेट्स को जो है टिकट नहीं देगी? क्या मरियम नवाज बेहतर हाल नहीं है, बेहतर पोजीशन नहीं है वो? मेरा ख्याल है ये इंटरनेट की वजह से आपकी आवाज कट रही है। इंटरनेट की वजह से जो है आवाज कट रही है। तो लड़ रहा है नून से, उससे नहीं, वो इलेक्शन शेर से लड़ रहा है। तो नहीं, उनके कैंडिडेट जो है, उनके कैंडिडेट का जो है उनको टिकट नहीं दिया गया। चंद एक ही हैं, वो इतने ज्यादा नहीं दिए गए ना। इस मसले इख्तिलाफात थे बहुत ज्यादा, मखसूस नशिस्तों पे एक दो थी और एक दो उनके कुछ इख्तिलाफात इस मरतबा, क्योंकि इस मरतबा इख्तिलाफात और भी बहुत से हैं। इस मरतबा मरियम साहब, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ की विल के बगैर नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं जितनी मर्जी ऑफर कर दूं कि आप जो कह रहे हैं मरियम नवाज ने तो टेक ओवर कर लिया था ना। शहबाज शरीफ जो है वो कैंडिडेट इस सूरत में हो सकते हैं कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती है, अगर सादा आपके आने से पहले हम सादा अक्सरियत पे बात कर रहे थे, जो मिलती है उनको, तो फिर नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। और हम शहबाज शरीफ जो है वो उस हद तक उनकी फेस वैल्यू इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर नहीं है जो नवाज शरीफ की है। बिल्कुल। मुल्क को जो इक्तिसादी मसाइल है, आप जब भी सियासी तज्जिया करें, लेकिन तो आप इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो इस वक्त ज़रूरियात हैं, हमारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। हमें 70 अरब डॉलर की अदायगी करनी है अगले 3 साल के अंदर। हमें इन ममालिक से, खलीजी ममालिक समेत रूस से, चीन से ट्रेड करनी है। इंडिया से जो है वो कश्मीर का मसला लाइव करना है, ट्रेड ओपन करनी है। ईरान से, अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करने हैं। तो सिर्फ एक ही शख्सियत है, वो मियाँ नवाज शरीफ की है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, अगर नवाज शरीफ आया है तो वो किसी वजह से आया है, वो सादा अक्सरियत लेने के बगैर नहीं आ सकता था। आप इस चीज़ को, ये जो माइक्रो लेवल के इश्यूज़ हैं ना, कि कितने सीटें आएंगी, कौन से हलकों में जीतेगा, जो इलेक्शन से 10 दिन पहले 3 केसों का फ़ैसला करवा सकते हैं, जो बल्ला ले सकते हैं, जो उनकी सारी चीज़ों को मलियामेट कर सकते हैं, 9 मई के लोगों को जो है वो इबरत का निशान बना सकते हैं, तो जो इंटरनेट बंद कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि शाम को जो है वो एक हंग पार्लियामेंट जो है वो आएगी, सादा अक्सरियत आएगी? मुल्क को आपने दायरे के सफ़र से निकालना है, आपने मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क जो है वो इस वक्त, इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है। हमें अगले 5, 10, 15 सालों के अंदर जो है वो तरक्की की तरफ अगर जाना है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होगी और सादा अक्सरियत वाली कम अज़ कम चाहिए होगी। मेरी नज़र में कम अज़ कम आज़ाद मेंबर जो है उनको मिला के नून लीग जो है वो 190 तक चली जाएगी। 130-135 सीटें जो है वो अपनी डायरेक्ट सीट्स ले जाएगी, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट। आप शाम को देखिएगा, नतीजा जो है वो जो भी आएगा वो घंटा 2 घंटे लेट आएगा। ये सीक्वल है 2018 का, और ये कोई एहसान नहीं किया जा रहा PMLN के ऊपर। उन्होंने जो 16 महीने की कुर्बानी दी थी, ये उसका अदाला उनके साथ किया जा रहा है। तो जो एक झूठ की बुनियाद पे, अगर आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो उनके लिए जहाज कौन ला रहा है? उनके लिए कोई जहाज नहीं लाएगा। वो आज़ाद जीतेगा वही जो पहले से यकीन दहानी करवा चुका होगा कि मैं PMLN में जाऊंगा, क्योंकि PMLN तो मरीज जू नहीं देते किसी को, वो तो पैसा किसी को देते ही नहीं है। तो इसलिए अगर ये समझे कि उनके लिए कोई जहाज उड़ाएगा, ना तो जहांगीर तरीन पैसा जो है वो लगाएगा, ना जो है वो। मेरे फादर दोस्त भूल गए हैं छांगा मांगा और मरी को भूल गए हैं जी। छांगा, अगर आप छांगा मांगा को याद करें, हमने तो उस दौर हमने तो रिपोर्टिंग की थी, तब हमने मरी भी रिपोर्टिंग की थी, तो हमें पता है जो कुछ था, जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जो तमाशे लगे, वो ये तस्वर नहीं कर सकते हम। तो उसके हमने तो रिपोर्टिंग करते रहे, हम तो आई विटनेस हैं, हमारे रियलिटीज का पता ना आपको, ग्रास रूट लेवल का पता है। होती तो जिस तरह मलक रियाज जो है वो दुबई में मियां साहब के घर में चला गया था अभी, तो वो मलक रियाज को इन्वेस्टर है ना, कम कर लेते और वो उससे छांगा। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 2008 में उनको अच्छे खासे वोट पड़े थे, इस वजह से क्योंकि उससे पहले बीबी की शहादत हो गई थी। एक इमोशनल वोट जो है वो पड़ते हैं, इस बात की हकीकत है। आप डिसएग्री कर सकते हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, डिसएग्री सर। आज भी वोट आज भी उम्मीदवारों की लिस्ट कहीं और से आती है। बात हक की अगर करें तो वो यही। गफ्फार साहब जी। मैं एक बात कहना चाह रहा था। गफ्फार साहब ने कहा कि जी लोगों में बड़ा शऊर आ गया, तो असल में ये एक रिलेटिव टर्म है। जिन मुल्कों में बहुत शऊर आ चुका है उनमें अमेरिका सर फहरिस्त है। वहाँ पे भी ट्रम्प जैसे आदमी ने 51% गोरों को भड़काया, जज्बाती ब्लैकमेलिंग की और एक गलत राह पे निकल पड़ा, जो बिल आखिर किसी मुकदमे में भी उनको सजा हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कर रही है। दूसरी मिसाल हमारा हमसाया भारत है। मोदी साहब वहाँ पे एक सेकुलर स्टेट को हिंदू स्टेट बना रहे हैं, और वहाँ के सारे बिलियनियर, सारे स्टार्स, एक्टर जो हैं,
वो उस मनहूस मौके पर मौजूद हैं जहां बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो लीडर जो होते हैं ना, ये हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं अपने मकासद के अज़ल से चलता आ रहा है ना। तो ये जो बात भाईजान ने कही कि जी शऊर तो आ गया, लेकिन ये सियासी जो फरवर होती है ना, जो क्लाउड होता है, जो लीडरशिप होती है और हीरो वर्शिप होती है, उसमें लोग बहक जाते हैं और फिर आखिर पछताते हैं। जैसे अमेरिका में पछता रहे हैं, कैपिटल हिल पे हमला किया, 18 साल सजा हो गई, औरत को 7 साल सजा हो गई, कर्नल को 12 साल हो गई। तो ये जो माहौल है ना, शऊर के बावजूद भी जो सैलाब है ना ये जज्बात का, उसमें लोग बह जाते हैं सियासी तौर पे। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी जब पोलिंग होनी है ना, तो उसमें जैसे उन्होंने कहा कि लोग यकीनन बाशऊर हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने मकासद और अहदाफ से भी नहीं हटते। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसने इनको दरिया के तरबियत किनारे की ये कहा जरूरत है, कि आप नहीं बिकेंगे, अदब की जरूरत है। नहीं, एक मैं बता दूं बड़ी, ये उन्होंने कहा ना दरिया के किनारे बंदा ये कह रहा था, उसको आप जाकर कहें कि जी आप मियां गफार को वोट दें, वो कहेगा जी मैं तो फलाने चौधरी दा बरादरी है मेरी, या फलाना पीर है, बरादरिज्म भी तो बहुत वोट ज्यादा उसको होता है दूंगा। ना। मैं डॉक्टर साहब की बात ठीक है, मैं डॉक्टर साहब की बात को से मैं इत्तेफाक करता हूँ पार्शली। ओके, देखिए अभी भी लोगों में वो पहले बरादरी वाला प्रेशर अब नहीं रहा, वरना हमने इससे पहले इलेक्शन देखे, ये फलाम बरादरी का बंदा उठा लो ये वोट आ जाएंगे, इस मरतबा वो काम नहीं हो सका। एक ही घर से दो लोग जो है वो भी। देखें और दूसरी बात ये है मैं मियां लास्ट साहब को कमेंट ये लेना चौथी चाहूंगी मरतबा इक़्तिदार मिल रहा है। तीनों मरतबा मियां साहब, जब मियां साहब का उनका एक प्रॉब्लम है, वो इक़्तिदार लेते हैं तो पूरा लेना चाहते हैं, वो पार्शल नहीं। अगर उन्हें पूरा मिलेगा तो वो काम करेंगे और फिर 5-6 महीने बाद झगड़े भी शुरू हो जाएंगे, दोबारा वही काम होना है, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी बदलने नहीं जा रहा। वो ओल्ड स्क्रिप्ट तो नहीं ना चेंज हो रहा। अयाश शुरा साहब से ना मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो जाता है। अयाश शुरा साहब बताइएगा, कौन जीतेगा? वज़ारत उज़्मा का जो है वो उम्मीदवार कौन होगा, क्या लग रहा है? सवाल दोहराइएगा। मैं ये जानना चाहूंगी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा, कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है आपको? इफ एंड डन पहले बता जी, नून लीग इस वक्त इस रेस में अकेली दौड़ रही है और इसके वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नून लीग, क्योंकि नवाज शरीफ के नाम पे है तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी नवाज शरीफ ही होंगे। और अब से कुछ देर पहले जब वो ओन चौधरी को वोट डालने गए थे तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में हाथ जोड़ के दरख्वास्त की थी कि ये कोलिशन हुकूमत की बातें जाने दें, अगर मुल्क को चलाना है तो एक पार्टी को अक्सरियत दे। और 2013 की अगर मियां गफार साहब को तकरीर याद हो तो माल टाउन में उन्होंने अपने टेरेस पे खड़े होकर भी कुछ इसी तरह की तकरीर की थी जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका था और कारकुन वहाँ जमा थे। तो उस वक्त भी उन्होंने यही तकरीर की थी कि भारी अक्सरियत चाहिए अगर मुल्क को कामयाब करना है। इस वक्त भी उनका इरादा यही है कि अगर मुल्क को कामयाब करना है तो अक्सरियत चाहिए ताकि उनको ये इत्तेहादियों की साखियों पे ना चलना पड़े। शायद जो पीडीएम की हुकूमत का तजुर्बा था वो काफी तलख रहा है, इसलिए उन्होंने वहाँ ओन चौधरी को वोट डालते हुए ये इज़हार ख्याल आपसे कुछ देर पहले किया था कि अगर मुल्क को चलाना है तो फिर हमें एक पार्टी को अक्सरियत दे ताकि हम मुल्क चला सके। बिल्कुल जी, मुल्क चला सके। सही साहब, मैं भी आपके लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए इस वक्त तो रिटर्न ऑन द वॉल यही है कि या तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे या उनका कोई भी नॉमिनी होगा, या फिर नवाज शरीफ होंगे, वो खुद ही होंगे, या फिर नवाज शरीफ, जब वापस आए तो इसीलिए या वापस फिर आए। नवाज शरीफ होंगे। आप होंगे। भी लास्ट कमेंट दे दें। नवाज शरीफ होंगे, डेफिनेटली सादा अक्सरियत के साथ होंगे। 2/3 मेजॉरिटी उनको जो है वो कोलेशन पार्टनर माइनस पीपल्स पार्टी 2/3 माइनस पीपल्स पार्टी। आप बताइए। पीपल्स पार्टी पोजीशन में आपने राय ऐसी है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा ऐड कर दूं। सियासी इस्तेहकाम की बात होती है तो जो हमारे दो बड़े अदारों के सरबराहान हैं उनकी डॉक्ट्राइन को आप थोड़ा सा समझ लें। वो सड़कों बंद करने, रोड बंद करने, एहतजाज करने, जलाओ गिराओ के बिल्कुल भी हक में नहीं है। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और एक सिपा सलार। तो इलेक्शन के बाद ये जो कहते हैं ना कि हम रोड बंद कर देंगे, ये वो जो करना है वाहन के अंदर ही जिसने करना है, बाहर नहीं होगा। गफार साहब, आपके लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा। कैफी होते थे तो उनसे पूछा कि आपके ख्याल में बेहतरीन पाकिस्तान का टॉप का गुलूकार कौन है, तो वो कहने लगे जी जाहिर बात है अनायत हुसैन भट्टी साहब मेरे बड़े भाई। उनसे पूछा कि बेहतरीन अदाकार कौन है, कहने लगे अपनी तारीफ़ करता बंदा अच्छा नहीं लगता। तो बात घर में ही रहेगी, देखें क्या बनता है। बात घर में रहेगी। जनाब, आपने हमारे पैनलिस्ट के जो है वो आंसर सुने हैं, उनको क्या लगता है जो भी आए इस हुकूमत के लिए, जो भी आए इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान पे जो भी हुकूमत करे वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, हमारी मीशत के लिए अच्छा हो, वो पूरे मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा इकदाम कर जाए। इसी दुआ के साथ अपनी मेज़बान साने साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।